हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तानपुरा लेकर सुबह सवेरे जीविका घर के मंदिर के पट खोलकर कान्हा जी के गीत गाती है। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। सभी आरती करते हैं और जीविका की सास भवरी उसे शगुन देती है। ये लो छोटी दुल्हन, ये तुम्हारा शगुन। हम सच में खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमें तुम जैसी गायिका बहू मिली। ससुर घनश्याम कहते हैं, अरे छोटी दुल्हन, तुम्हारे गले में सच में माँ सरस्वती विराजती है। तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, पूरी दुनिया तुम्हें इतना पसंद करती है। तुम हमेशा यूं ही अपने जीवन में तरक्की करती रहो, हमारी यही मनोकामना है। ठाकुर जी है ना, उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और उम्मीद है कि आगे भी बहुत नाम कमाऊं और आप सबका सर गर्व से और ऊंचा कर दूं। ये कहानी है जीविका की, जो एक गायिका होती है। वो फिल्मों में भी गाती है और ज्यादातर वो अपने भक्ति गीत के लिए प्रसिद्ध होती है। सोशल मीडिया पर उसके पूरे 10 लाख फॉलोअर्स होते हैं। उसे लोग माता की चौकी और भजन कीर्तनों में भी गाने के लिए बुलाया करते। ससुराल में उसकी सास भवरी, ससुर घनश्याम, जेठ अभिराज, जेठानी राखी और पति अद्वैत होते हैं। अद्वैत हमेशा अपनी जीविका का ख्याल रखता है। ये लो, ये तुम्हारा काढ़ा और ये मेरी कोल्ड कॉफी। जीविका, तुम्हारी स्टूडियो रिकॉर्डिंग है कल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमेशा की तरह अच्छा और दिल से गाना। अद्वैत जी, अगर आपका साथ हो तो मैं दुनिया की हर एक चीज को पा सकती हूँ। थैंक यू, हर मुश्किल में मेरी ढाल बनकर रहने के लिए। जीविका अगले दिन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने जाती है और कुछ ही महीनों बाद उस फिल्म का गाना रिलीज होने के बाद वो रातों रात वायरल हो जाता है और एक दिन में ही उसके 50 लाख व्यूज हो जाते हैं, जिस कारण घर पर सभी जीविका के लिए बहुत खुश होते हैं, सिवाय उसकी जेठानी राखी के। राखी हमेशा से ही अपनी देवरानी जीविका से जलती रहती, क्योंकि सभी उसकी प्रशंसा करते रहते और राखी को कोई नहीं पूछता। बुढ़िया ने खीर बनाई है, क्योंकि चुड़ैल का गाना फिर से सुपरहिट हो गया है। जिसे देखो वो बस जीविका के नाम की माला ही जपता रहता है। इस घर में किसी को भी मेरी नहीं पड़ी। सुरीली आवाज के साथ साथ जीविका बहुत ही अच्छा खाना भी बना लेती। जब सास भवरी का जन्मदिन होता है तभी जीविका सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और भवरी को वो सब बहुत पसंद आता है। अरे वाह वाह छोटी दुल्हन, ये तो कमाल का खाना बनाया है तूने। धन्यवाद, मैं वाकई में इन सब से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद मत कहिए माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी सास को खुश रखूं। और एक ये बड़ी दुल्हन है जो इतना बुरा खाना बनाती है कि क्या कहूँ। अरे कुछ सीखो छोटी दुल्हन से। हाँ? पापा, क्या आप भी इतना भी बुरा खाना नहीं बनाती राखी भाभी? राखी को घनश्याम पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही हर कोई राखी को बस ताने देता रहता और उसे जीविका की छोटी सी छोटी खुशियों से भी जलन होने लगती। गेस व्हाट, मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में गाने का अवसर मिल रहा है, वो भी मेरे फेवरेट एक्टर सलमान खान की फिल्म में। आखिरकार ठाकुर जी ने मेरी सुन ली। शाबाश छोटी दुल्हन, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। ये वाला गाना भी सुपर डुपर हिट होगा, देख लेना। सभी जीविका के लिए बहुत खुश होते हैं, तो वहीं राखी मुंह लटकाए कोने में खड़ी होती है। मेहमान भी जब घर पर आया करते हैं तो वो भी सिर्फ जीविका की तारीफों के ही पुल बांधते हैं। भवरी, घनश्याम तुम्हारी छुटकन बहू तो कमाल की है। मतलब इतनी अच्छी गायिका भी और इतनी अच्छी शेफ भी। बड़की बहू, तुम्हें भी छुटकन बहू से कुछ सीख लेना चाहिए। बड़की बहू, तुम्हें भी छुटकन बहू से कुछ सीख लेना चाहिए।
चुप हो जाओ वरना आज तो तुम मेहमानों का काम तमाम करके ही रहूंगी, मैं कह दे रही हूँ। राखी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि अब वो जीविका को हर हाल में बर्बाद करना चाहती थी और इसीलिए वो जीविका के नाश्ते में आवाज बंद होने की दवा मिलाती है। अब ये नाश्ता खाने के बाद देवरानी साहिबा अपनी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खो बैठेंगी, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और फिर सभी लोग इसकी तारीफ करना बंद कर देंगे और इससे भी मेरी तरह ही ट्रीट करेंगे। बहुत खुशियां मना ली तूने जीविका, अब तेरी बर्बादी का वक्त आ चुका है। जीविका वो नाश्ता खाती है और कुछ ही देर बाद वो अपनी आवाज खो बैठती है। वो गूंगी हो जाती है। सभी ये देख बहुत ज्यादा हैरान और दंग रह जाते हैं। आ, 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 आ। ठाकुर जी, ये क्या हो गया? छोटी दुल्हन की आवाज चली गई। अद्वैत जा, जल्दी से छोटी दुल्हन को अस्पताल ले जा। अद्वैत जीविका को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते। वी आर सॉरी मिस्टर अद्वैत शाह, लेकिन आपकी वाइफ यानी मिसेज जीविका शाह की आवाज अब फिर कभी वापस नहीं आ सकती। उनके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो चुके हैं। नो डॉक्टर, कह दीजिए कि ऐसा नहीं हुआ है। मेरी जीविका, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। उस बेचारी के साथ ही क्यों हुआ ऐसा? जीविका की आवाज अब जा चुकी थी। वो घर वालों से इशारों इशारों में बात किया करती थी। इन सब से राखी के दिल को बहुत ठंडक मिलती है। फाइनली जो मैंने सोचा था वही हुआ। इस जीविका की सबसे कीमती चीज, इसकी आवाज ही चली गई। जीविका हिम्मत नहीं हारती और वो ठाकुर जी का मन में नाम लेकर एक ढाबा खोलने का फैसला लेती है। जी माँ, जीविका एक ढाबा खोलना चाहती है। अब उसकी आवाज तो जा चुकी है, लेकिन उसे फिर भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, इंडिपेंडेंट रहना है। प्लीज माँ, प्लीज पापा हाँ कह दीजिए। लेकिन देवर जी, आपको पता है ना कि हमारे घर में भगवान की कृपा से बहुत सारा पैसा है, तो फिर इतनी मेहनत मशक्कत क्यों? नहीं राखी, जीविका ने जो भी फैसला लिया है एकदम सही फैसला लिया है। हर औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना उसका हक है। तुम तो इतना पढ़ लिख कर भी कुछ करती नहीं। कम से कम अपनी देवरानी को तो करने दो, कुछ सीखो उससे। आवाज चली गई, फिर भी हिम्मत और जज्बा नहीं गया। अभिराज एकदम सही कह रहा है। छोटी दुल्हन को ढाबा शुरू करने की पूरी अनुमति है। जीविका बड़ों के आशीर्वाद से अपना ढाबा खोलती है। वहाँ वो तरह तरह के मजेदार और लजीज पकवान तैयार करती है। सभी ग्राहकों को उसके ढाबे का खाना बहुत भाता है। अरे, आप जितना अच्छा गाती थी उसी तरह खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। सच में आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो सबके लिए। अरे हाँ जी, आप तो मल्टी टैलेंटेड निकली। अरे बहुत आनंद मिला आपके हाथ का खाना खाकर। भगवान आपको खूब भला करे। हाँ जी, आप तो मल्टी टैलेंटेड निकली। बहुत आनंद मिला आपके हाथ का खाना खाकर। भगवान आपका खूब भला करे। जीविका हाथ जोड़कर उन्हें इशारों में ही धन्यवाद कहती है। जीविका अब अपनी आवाज के बिना भी पैसे कमा रही होती है और धीरे धीरे फिर से अपने ढाबे के कारण मशहूर होने लगती है। ये सब देख राखी की जलन और बढ़ जाती है और वो जीविका के ढाबे को तहस नहस करने के लिए रात के अंधेरे में घर के बाहर निकलती है। तभी अचानक से घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और पूरा परिवार राखी के सामने गुस्सैल आंखें दिखाते हुए खड़ा होता है। क्यों? उड़ गए होश? खिसक गई पैरों तले जमीन? हाँ, मेरी आवाज कभी गई ही नहीं थी। मैंने ये नाटक किया ताकि मैं तुम्हारा पर्दा फाश कर सकूं। उस दिन जब तुम मेरे नाश्ते में वो दवा मिला रही थी, तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और वो नाश्ता बदल दिया था। बड़ी दुल्हन, तुम अपनी देवरानी को बर्बाद करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। भावरी राखी को घर से बाहर निकाल देती है और जीविका अपना ढाबा और अपना सिंगिंग करियर दोनों बहुत अच्छे से संभालती है। मंदाकिनी की 3 बहुएं होती हैं, ऋतु, डिम्पल और अक्षरा। अक्षरा एक गरीब घराने से होती है, वहीं उसकी दोनों जेठानियां डिम्पल और ऋतु दोनों ही खूब अमीर होती हैं और इसीलिए मंदाकिनी हमेशा सिर्फ उन्हीं की तरफदारी करती और बेचारी अक्षरा पर अत्याचार। अरे ओ बेवकूफ औरत, अब तक तूने गाजर का हलवा नहीं बनाया। अरे ठंड चली जाएगी तब बनाएगी क्या गाजर का हलवा? और नहीं तो क्या,
जाओ जाकर फटाफट से सारा खाना और गाजर का हलवा बनाओ, वरना तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा, भूखी ही मरोगी फिर। और हाँ, खाना बनाने के बाद तुम मेरे कमरे की साफ सफाई भी कर देना और फिर मेरे सर की मालिश भी, ठीक है? ठीक है जेठानी जी, माँ जी। बेचारी अक्षरा नौकरानी की तरह घर का सारा काम किया करती। ऋतु और डिम्पल सास के लिए साड़ी और ज्वेलरी लाती हैं। मॉम जी, ये देखिए आपकी प्यारी बहुओं ने आपके लिए क्या लिया है, डिजाइनर साड़ी और महंगे गहने। अरे वाह, ये तो कमाल ही कर दिया तुम दोनों ने। सीखो, इन दोनों से कुछ देखो। अरे कैसे तोहफे लाकर मेरा दिल जीत लेती है ये दोनों हर बार। नजर ना लगे। ओफो मॉम जी, आप भी ना किस गरीब फटीचर से ये सब कह रही हो। इस 2 कौड़ी की अक्षरा के पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं कि ये आपके लिए कोई तोहफा खरीद कर ला सके। हम दोनों अमीर जेठानियों को तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारी देवरानी एक गरीब औरत है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है ऋतु बहू। तो शर्म तो मुझे भी बहुत आती है इस निगौड़ी को कहीं ले जाने में। मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक बनाती हैं कि तेरी 2 बहुएं तो अमीर हैं पर एक बहू निहायती गरीब। छी, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं किस कूड़ेदान से उठा कर लाया है इसे मेरा छोटा बेटा परम। अक्षरा को अपनी सास और जेठानियों की इन सारी कड़वी बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रसोई में जाकर बिलक बिलक कर रोती है। जब देखो तब मुझे मेरी गरीबी के कारण कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। मैं गरीब हूँ, इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ। कब समझ आएगा इस समाज को कि गरीब और अमीर दोनों एक बराबर होते हैं, उनमें कोई फर्क या अंतर नहीं रहता। बस उन्हें तो गरीब बोल बोल कर दबाया जाता है। अगले दिन जब अक्षरा डिम्पल के कमरे से गुजर रही होती है, तभी वो डिम्पल और ऋतु को आपस में बातें करते हुए सुनती है। क्या कमाल का उल्लू बनाया हमने अपनी बुढ़िया सास को। उसे लगा कि हमने ही उन्हें वो सब खरीद कर दिया है, जबकि वो पैसे हमारे नहीं उन्हीं के बेटों के थे। ये बात सुनकर अक्षरा चौंक जाती है। हम तो अपनी फूटी कौड़ी भी खर्च ना करें इस बुढ़िया पर। अब तो बस हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि कैसे हम अपने पतियों से प्रॉपर्टी हड़प कर अपने नाम करा ले। हाँ, और पहले से भी और अमीर बन जाए, है ना। दे ताली, दे ताली। ओह, इसका मतलब दोनों जेठानी जी जो कुछ भी माँ जी के लिए करती हैं वो सब दिल से नहीं होता। हाँ, वो सब दिखावा होता है। और तो और इतने अमीर होने के बावजूद भी इन दोनों में इतना लालच है कि अपने पतियों को भी लूटना चाहती हैं। अगर मैंने ये सारी बात माँ जी को बताई तो वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करेंगी। खैर, मुझे इन सब मामलों से दूर ही रहना चाहिए। मेरा कोई हक नहीं बनता। अक्षरा के सामने दोनों अमीर जेठानियों की असलियत तो आ जाती है, लेकिन वो फिर भी किसी से कुछ नहीं बोलती और अपने काम से काम रखती, क्योंकि उसे पता होता है कि मंदाकिनी की आंखों पर ऋतु और डिम्पल के झूठे प्यार का चश्मा चढ़ा हुआ है। एक दिन जब मोहल्ले में माता रानी का जगराता होता है, तभी मैं तो फुल ऑन रेडी हो गई हूँ जगराते में जाने के लिए। माँ जी, आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, मैं आ रही हूँ, बस लिपस्टिक लगाना रह गया है। तभी वहां पर अक्षरा भी सच सवर के हाथ में प्रसाद की थाली लेकर आ जाती है और सास मंदाकिनी से कहती है, माँ जी, मैं ये शीरा बना दिया है मैंने भोग प्रसाद के लिए। चलिए कांता मौसी के घर जगराते पर। अरे ओ मैडम, तू कहाँ चल रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मतलब माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो आप लोगों के साथ ही चल रही हूँ माता रानी के जगराते में। तो कांता मौसी के घर में रखा गया है, वहाँ जाना है ना। तुम्हारी साड़ी देखी है, नेकलेस देखो और चप्पल भी देखो। हाँ, अरे मोहल्ले के कचरे वाले के पास भी तुमसे अच्छे और महंगी साड़ियाँ हैं, समझी?
और ऐसे भिखारन बनकर चलोगी तो सब लोग तुम पर हंसेंगे, और साथ में मॉम जी और हम दोनों जो उनकी अमीर बहुएं हैं, हम तीनों की भी नाक कट जाएगी। सुन रहे अक्षरा बहू, तू हमारे साथ नहीं आ रही है, और अगर आना ही है तो मेरी बहू बनकर मत आ, मेरी नौकरानी बनकर आ, समझ गई तू? अक्षरा की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपना रोना रोक नहीं पाती और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। ऐसे ही एक दिन ऋतु और डिम्पल दोनों ही अपनी सास का सोने का हार अक्षरा के कमरे में उसकी अलमारी में रख देते हैं, और जब मंदाकिनी को अपना हार नहीं मिलता तो वो बौखला जाती है। अरे किसने चुराया मेरा हार? ऋतु बहू, डिम्पल बहू, अक्षरा बहू, जल्दी से बताओ। मॉम जी, आई थिंक आपको हम तीनों के कमरों की तलाशी लेनी चाहिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हार किसने चुराया है। यस मॉम जी, मैंने और डिम्पल ने तो नहीं चुराया है, क्योंकि हम अमीर हैं और हम ये सारी चीप हरकतें बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ। मंदाकिनी जब तीनों बहुओं के कमरों की तलाशी करती है तभी उसे अपना हार अक्षरा के कमरे में मिलता है। ये देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे अक्षरा बहू, अरे तू गरीब है, इसका मतलब ये कि तू पैसों के लिए इतनी घिनौनी हरकत कर देगी? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। छे, शर्म नहीं आई तुझे चोरी करते समय, बेशर्म कहेगी। माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा यकीन कीजिए। ये हार का सेट मेरे कमरे में कैसे आया, ये मुझे खुद को नहीं पता। ओए होए होए होए, अरे एहसान फरामोश, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। हार का सेट क्या खुद चलकर तुम्हारी अलमारी में गया होगा? हा? कुछ भी बकवास करती हो, पागल कहीं की। हा? इससे आज मैं इसके इस गुनाह की सजा तो जरूर दूंगी। अक्षरा बहू, तू अब से हर रात घर के बाहर आंगन में सोएगी, फिर चाहे ठंड में कांप कांप कर तेरी तबीयत की ऐसी की तैसी हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मंदाकिनी बेकसूर अक्षरा को इतनी बड़ी सजा देती है और बेचारी अक्षरा रोज रात आंगन में कपकपाती हुई ठंड में सोती है। एक दिन मंदाकिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उस समय तीनों बेटे भी आउट ऑफ टाउन होते हैं। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर तीनों बहुओं से कहते हैं, देखिए, मंदाकिनी जी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, उन्हें दिल की बीमारी है और उनका अभी जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। आप 5 दिन में पैसों का इंतजाम कीजिए, जितना लेट करेंगे उतना ही मंदाकिनी जी की जान को खतरा बढ़ेगा। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? अक्षरा जी, लगभग 50,000 रुपए लगेंगे। 50,000 रुपए सुनकर ऋतु और डिम्पल दोनों ही भाग जाते हैं और अक्षरा 5 दिन पूरी मेहनत करके खाना बनाकर टिफिन सर्विस करती है और पैसे कमाकर अपनी सास की जान बचाती है। अपनी गरीब बहू की इस मदद से मंदाकिनी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दे अक्षरा बहू, मैंने तुझे गलत समझा। अमीर और गरीब के इस अंतर को मैंने सिर्फ पैसों से तोला, लेकिन आज मैं तेरे साहस से ये जान गई हूँ कि इंसान अमीर और सिर्फ दिल से होता है। जिन बहुओं की आस पर मैं टिकी रही, वो तो आखिर में मुझे धोखा देकर चली गई, लेकिन मेरी छोटी बहू ने ही मेरी जान की फिक्र की। पिछले सारे गिले शिकवे भुलाकर मुझे माफ कर दे बहू। अक्षरा और मंदाकिनी दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं और मंदाकिनी को अपनी गरीब बहू का मोल पता चल जाता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं, लेकिन इस बार सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।